राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के ऑनलाइन शिक्षण की इस श्रृंखला में सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत। आज हम राजनीति विज्ञान के जो पाठ्यक्रम है उसमें स्वतंत्र भारत की राजनीति वाले भाग में उसके दूसरे जो पाठ है उसका शिक्षण किया जा रहा है। इससे पहले जो शिक्षण किया गया है उसकी एक वीडियो बनाई गई है, आपने देखी होगी वो। और उसके बाद इस पाठ का जो शेष शिक्षण है आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं सभी छात्रों से ये बात कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो पढ़ाया गया है उसके बारे में आप कोई भी प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है सीधे मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं और ग्रुप के माध्यम से भी उसको जान सकते हैं। आप अपना प्रश्न ग्रुप में डालिए तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा था कि नोट्स बना करके रखें, शायद आप नोट्स भी बना रहे होंगे, उसको भी मैं देखूंगा। लेकिन हम शिक्षण की ओर चलते हैं। कल जो इससे पहले मैंने वीडियो प्रसारित की है उसमें राजनीति विज्ञान स्वतंत्र भारत के दूसरा जो पाठ है एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसमें आपको कुछ प्रश्न बताए गए थे, उसके उत्तर बताए गए थे, बड़े विस्तार पूर्वक समझाया गया था। शायद आपने उसको समझा होगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हर प्रश्नवार हम इसका शिक्षण कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए। कल जो हमने यहाँ पर शिक्षण किया था वो एक दल के प्रभुत्व का दौर से संबंधित कुछ प्रश्न थे, उसके महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझाए गए थे। आज हम जानेंगे कि एक दल के जो प्रभुत्व का दौर है वो कितने समय भारत में रहा। ये मैंने आपको इससे पहले भी बता रखा है, फिर भी मैं एक बार पुनः आपके संज्ञान में इस बात को लाना चाहूँगा कि भारत में जो लगातार एक दल का प्रभुत्व रहा वो था कांग्रेस। कांग्रेस को आप जानते हैं, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। तो कांग्रेस के बारे में जानने से पहले कुछ उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर में जानना चाहूँगा, उसको ध्यान से सुनिए। कांग्रेस क्या है और क्या थी। तो जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था उसी समय कांग्रेस का जन्म हुआ था। और कांग्रेस का जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे। देखिए, आपने पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान या इतिहास में 1857 की एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था। तो उस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को लगा कि भारत के लोग आक्रोशित हो रहे हैं या उनके शासन के प्रति उनका आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इस आक्रोश के जो कारण है उन्होंने समझे जाने, उनको पता लगा कि ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों के मन में विद्रोह की भावना पनप रही है। और इसी को ध्यान में रख करके अंग्रेजों ने एक उपाय ढूंढा और वो उपाय था कि किसी भी प्रकार से इस विद्रोह को कम किया जाए। और भाई विद्रोह को रोकने के लिए उन्होंने भारतीयों के लिए कुछ लाभकारी कार्य या उनको कुछ सम्मान देने के लिए सोची। और जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनको एक मंच में लाने के लिए
उन्होंने विचार किया और जिसके फलस्वरूप 1850 में एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम A.O. ह्यूम था, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे जो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था कि जो पढ़े लिखे भारतीय हैं, नौजवान हैं, उनको एक मंच में ला करके कुछ उनकी सामाजिक और आर्थिक अन्य समस्याओं को समझा जाए और उसका निदान करने की कोशिश की जाए। इसी को ध्यान में रख करके यह एक गैर राजनीतिक संगठन का निर्माण किया। याद रहे कि पहले जो कांग्रेस था वो एक मंच था, वो भारतीयों को लाने और भारतीयों में पढ़े लिखे और जो समझदार लोग थे उनको एक मंच में लाने का एक प्रयास था। 1850 में इसकी स्थापना हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। तो कांग्रेस का जो इतिहास है यहाँ से प्रारंभ होता है। धीरे धीरे कांग्रेस आगे बढ़ती गई और स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट था, उसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया था और देश की आज़ादी को दिलाने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आज़ादी के बाद कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुआ और वो चुनाव में भाग लेने लगी। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि किस प्रकार से 1952 से लेकर के 2020 तक, अगर हम आज की बात करते हैं 2020 तक, कांग्रेस कितने समय तक, कितनी अवधि तक शासन में रही, उसने शासन किया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसलिए इस पाठ का नाम एक दल के प्रभुत्व का दौर था। इससे पहले आपको बहुत सारे प्रश्न समझा दिए गए हैं। फिर इस वीडियो के माध्यम से उन और महत्वपूर्ण बिंदु जैसे जैसे हम शिक्षण को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें जो प्रश्न है मैं हर प्रश्न वाइज आपको समझाऊंगा। आपको जो भी पूछना है, जिसमें भी आपको शंका है, कोई समस्या आ रही है, फिर एक बार मैं कहता हूँ कि आप जो है उसको अवश्य मेरे निजी संपर्क से नंबर से या फिर ग्रुप के माध्यम से उसका हल पा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम आते हैं प्रश्न नंबर अगला, समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 3 अंतर बताइए। ये मैं आपको बिंदु वाइज इसको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये जानिए समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी क्या है। कल जैसे मैंने आपको बताया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा नाम है, उसका जो शॉर्ट रूप है वो है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये वामपंथी पार्टी है जिसका जन्म 1924 में हुआ था। और मैंने आज भारत में कितने वामपंथी दल अस्तित्व में हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो एक समाजवादी दल और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों दलों के बारे में फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा। समाजवाद क्या है? पहले समाजवादी दल जिसका नाम है वो कहीं न कहीं समाजवाद का द्योतक है या उसका प्रतीक है। समाजवाद समता पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था को कहते हैं, समानता पर आधारित। देखिए, जो हमारे आर्थिक संसाधन हैं, आर्थिक संसाधन का मतलब जो हमारे गुजर बसर या हमारे उदर पूर्ति या हमारे आवश्यकताओं के लिए जो साधन हैं, जो क्रिया है, या मैं इसको दूसरे रूप में कहना चाहूँगा, आर्थिक क्रियाओं के योग को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि वो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मानव की जो आवश्यकताएं हैं, मुख्यतः रोटी, कपड़ा और मकान, इनके पूर्ति करने वाला जो अंग है उसको कहते हैं हम आर्थिक।
तो जो आर्थिक संसाधन हैं, जो अर्थव्यवस्था है, जो जीने के लिए आवश्यक है, वो संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि सभी लोगों को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, उसको समान रूप से मिले और सभी लोग जो है उनको अपने जीवन में जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो। ये हमारा समाजवाद कहलाता है। आज हम वहीं उसी प्रश्न पर आते हैं। एक और समाजवादी पार्टी दल, बहुत सारे दल हमारे देश में अस्तित्व में आए समाजवाद, जिनका एक लक्ष्य रहा, उनका उद्देश्य समाजवादी जो व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। तो एक और है कम्युनिस्ट पार्टी, एक और है कम्युनिस्ट पार्टी। इनके बीच ये पूछा गया है कि इनमें 3 अंतर बताइए। क्या समाजवादी की आइडियोलॉजी है, क्या कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी है? इसको हम 3 बिंदु के माध्यम से समझते हैं। पहला बिंदु है समाजवादी दल लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखता है, अर्थात जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जनता की भावनाओं या जनता के सहयोग से हम समाजवाद को के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना है। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद पर आधारित समाजवाद, मार्क्स देखिए, अब यहाँ पर एक जिक्र आया है मार्क्स कौन थे? मार्क्स एक साम्यवादी दल के बहुत बड़े चिंतक थे, समर्थक थे, और जो समाजवाद है, उन्हें जो साम्यवाद है वो विभिन्न रूपों में हमको दिखता है। कार्ल्स का साम्यवाद, मार्क्स का साम्यवाद और मासे तुंग जैसे ये साम्यवादी हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है वो साम्यवाद के प्रमुख स्तंभ थे, जिन्होंने साम्यवाद, उन्हीं के नाम से जो विचारधारा बनी उसको कहते हैं मार्क्सवादी विचारधारा। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये जो है किसके समर्थक है? कार्ल मार्क्स के समर्थक है। ये एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर है समाजवादी दल संवैधानिक तरीकों से समाजवाद को लागू करना चाहती है। संवैधानिक तरीके का अर्थ होता है कानूनी तौर पर, कानूनी रूप में, अर्थात नियमों के आधार पर इसको लागू करना चाहते। किसको? समाजवाद को। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक क्रांति और आंदोलन तथा हिंसात्मक तरीके से, हिंसा के बल पर भी, तो जो साम्यवादी हैं उनका इतिहास रहा है वो हिंसात्मक तरीके से, हिंसात्मक मतलब लूट पाट, दंगा फसाद, इस प्रकार से रक्त क्रांति के माध्यम से वो समाजवाद को हासिल करना चाहते हैं। समाजवादी दल पूर्ण रूप से राज्य नियंत्रित, देखिए अर्थव्यवस्था के संबंध में भी दोनों दलों में अंतर है। वो अंतर क्या है? जहां समाजवादी दल क्या चाहता है? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक नहीं है। जो समाजवादी दल चाहता है कि अर्थव्यवस्था खुली होनी चाहिए, उसके ऊपर राज्य का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और समाजवादी कार्यक्रम जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना चाहते हैं जिसमें जनता की भलाई हो, जनता का हित हो। जबकि कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण रूप से राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण में रखना चाहती है, उसका समर्थन करना चाहती है। अर्थात ये हुआ कि राज्य का अर्थव्यवस्था के ऊपर में नियंत्रण रहे। ये 3 अंतर आपको समझा दी गए हैं। अगला है, इसी प्रश्न में है, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के भी 3 अंतर समझाइए। एक और है जनसंघ, एक और है स्वतंत्र पार्टी, ये 2 पार्टियां हैं।
स्वतंत्र पार्टी के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया, शिक्षण में बताया। फिर से एक बार इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा और समझा दूं। भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, ये दो पार्टियां हैं। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना, जैसे मैंने आपको बताया था, 1950 में की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और इन दोनों के भी 3 अंतर हमें बताने हैं, जानने हैं। भारतीय जनसंघ संपूर्ण देश में भाषा, संस्कृति और विचार के समर्थक है। एक भाषा एक संस्कृति की समर्थक है कौन? जनसंघ। और धारा 370 का विरोध करती है। देखिए, इससे पहले भी मैंने बताया था धारा 370 यानी अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से संबंधित। मैं उसका पूरा इतिहास भी मैंने आपको बताया था, किस प्रकार से स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर की रियासत थी और उसके राजा हरि सिंह थे और किन परिस्थितियों में इसको भारतीय संघ में शामिल करना पड़ा। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जो स्वतंत्र पार्टी है और जो जनसंघ है उसके बीच भी अंतर है इस मामले को लेकर के। जनसंघ 370 का विरोध करती है। जनसंघ ये चाहती है कि ये 370 खत्म कर दिया जाए, जैसे कि आज खत्म ही हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय केंद्र में है और उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ये पहले से ही जनसंघ, जिसका आज जनसंघ का रूप भारतीय जनता पार्टी है, वो इसका विरोध करती आई है। स्वतंत्र पार्टी ने एक भाषा एक संस्कृति की बात नहीं की और न ही 370 का कभी विरोध किया। ये एक स्वतंत्र पार्टी की जो विचारधारा है उसने न तो एक भाषा और एक संस्कृति की बात कही और न ही 370 को हटाने की बात कही। नंबर 2 अंतर है, भारतीय जनसंघ ने भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर विकास योजनाओं और अर्थव्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया है। भारतीय जनसंघ ने क्या किया है? भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर विकास योजनाओं को, अर्थव्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया है। और स्वतंत्र पार्टी ने स्वतंत्र व्यापार, खुली प्रतियोगिता, आर्थिक क्षेत्र में सरकार द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने का समर्थन किया है। अगला है, भारतीय जनसंघ ने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहारिक रूप में लागू करने की मांग की, जबकि स्वतंत्र पार्टी अंग्रेजी को अपदस्थ करने का विरोध करती रही थी। ये 3 अंतर आपको बताए गए हैं। उसमें तीसरा जो अंतर है, भारतीय जनसंघ अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहारिक रूप में लागू करने की मांग की, जबकि स्वतंत्र पार्टी अंग्रेजी को अपदस्थ करने का विरोध करती रही थी। ये भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के 3 अंतर मैंने आपको बताए। अब इसका शिक्षण आज इस वीडियो में यहीं तक, और अगले ऑनलाइन वीडियो जब बनाई जाएगी, ऑनलाइन शिक्षण वीडियो जब बनाई जाएगी, उससे इसके बाद वो पार्ट आपको फिर से इसका अवशेष जो अभी शिक्षण है, सारे वो प्रश्न हैं, उनको बिंदुवार आपको समझाया जाएगा। तो इस पर अमल कीजिए। हाँ, मैं आप लोगों से एक बार बात करना चाहूँगा, जब भी आप इस वीडियो का देखेंगे और किताब को खोल करके प्रश्न वाइज भी इसको देखेंगे, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इससे ये होगा कि जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उसको अलग से नोट करके मेरे संज्ञान में लाने की कोशिश करेंगे।